तभी तो लगातार 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड पाने वाली कृषि प्रधान मध्य प्रदेश ही किसानों की कब्रगाह बनता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर सूबे में सूखे के संकट के सामने वो सिसकता, सहमता, कभी किस्मत को कोसता तो कभी बेबसू की आंसू बहाता नजर आता है। लेकिन आंसू पोंछने के बजाय हमारे कृषि मंत्री किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बीजेपी के पूर्व नेता संजय जोशी की सक्रिय सदस्यता की खबरों पर बीजेपी का बयान। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान बोले, नागपुर के निवासी को एमपी से कैसे मिल सकती है सदस्यता। रायपुर में एक पखवाड़े से हड़ताल पर डटे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का आज जेल भरो आंदोलन। पुलिस ने हड़तालियों को रास्ते में ही रोका। 500 लोगों ने दी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगियों ने भी शुरू किया विरोध। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पर है नाराज। कोंडागांव के स्कूली बच्चों को रेप के आरोपी आसाराम बापू की किताब बांटे जाने पर अब होगी जांच। सीएम रमन सिंह ने दिए निर्देश। हादसा रेल हादसे को पश्चिम रेल जोन के जीएम रमेश चंद की रिपोर्ट ने दी क्लीन चिट। कहा, जब सब कुछ नेचुरल है तो इसमें दोषी क्या, सिर्फ पानी बढ़ने से हुआ था रेल हादसा। सावधानी बरतने को भी कहा। पीसीसी में गांधी जयंती पर तनातनी। गोविंद गोयल की गांधी घेरे में शामिल हुए अरुण यादव। गोयल समर्थकों ने जमकर लगाए नारे। असलम शेर खान भी पहुंचे। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा थाने का सैकड़ों लोगों ने किया घेराव। गिरफ्तार नक्सलियों की रिहाई की कर रहे थे मांग। पुलिस पर लगाए बेकसूरों को फंसाने का आरोप। नरसिंहपुर में ऑटो चालक ने की नाबालिग से छेड़छाड़। घबराकर चलती ऑटो से कूदी छात्रा। परिजनों के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। ग्वालियर चिड़ियाघर में टाइगर कुछ की मौत के बाद गमजदा है लौ। 3 दिन से खाना पीना छोड़ा। प्रबंधन की बड़ी चिंता। और भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में पहले झटके के बाद संभली टीम इंडिया। रोहित का शानदार अर्धशतक। This program is sponsored by CXCT. तो दोस्तों, लोकतंत्र में जय उसी की होती है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में जय जवान का नारा लगाया और हरित क्रांति के दौर में जय किसान का। सफल परमाणु परीक्षण के बाद अटल जी ने जय विज्ञान का नारा कहा। लेकिन सवाल है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के बीच आज किसान कहां पर खड़ा है। क्या किसान आज सचमुच जय की हालत में है? एक जवान की मौत पर सारा देश एक साथ सवाल खड़ा करता है, लेकिन पिछले 20 सालों में लाखों किसानों की आत्महत्या पर हर तरफ खामोशी छाई है। ऐसा क्यों? जिनके लिए जय किसान का नारा लगाया जाता है, वही किसान कभी खाद तो कभी बीज के लिए पुलिस की लाठियां भी खाते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेता, अफसर या व्यापारी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज भी सिर्फ और सिर्फ सवाल बनकर ही रह गए। और मध्य प्रदेश के लिए कही जाने वाली मशहूर कहावत पग पग रोटी पग पग नीर महज एक मजाक बनकर रह गई। तो सूखे की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में सरकार ने कम बारिश वाले 22 जिलों में से 5 जिलों की 32 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। लेकिन बावजूद इसके फसल बर्बाद होने और कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले सागर में एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। फिर गुरुवार को बैतूल और खंडवा में भी 2 किसान कर्ज की बलि चढ़ गए। ऊपर से सुशासन वाले राज्य के बड़े ही संवेदनशील और कर्मठ कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन किसानों की इस मौत को स्वाभाविक मौत करार देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर
लेकिन मंत्री जी शायद भूल चुके हैं कि आंकड़ों को तो छुपाया जा सकता है, लेकिन दासों को नहीं। कर्ज की खेती मौत की फसल, रूठी प्रकृति, मरता किसान और सोती सरकार। कहते हैं मध्य प्रदेश के माटी पुत्र जिंदगी जीते नहीं बल्कि ढोते हैं। उनके खेत सिर्फ कर्ज के बीज बोते और मौत की फसल उगलते हैं। लगातार सिकुड़ता खेती का रकबा, बढ़ती महंगाई, बढ़ता कर्ज और सूखे का संकट। सूबे के किसानों की एक बार फिर सिसकियां निकल रही हैं। किसानों की खुदकुशी से खेतों में सन्नाटा पसरा है और खेतों की खामोशी डरा रही है, क्योंकि कुदरत का जख्म हर रोज एक न एक धरती पुत्र की सांसें थाम रहा है। सूखे के सदमे और कर्ज के बढ़ते दबाव के बीच उम्मीद का कोई रास्ता ना सूझता देख बीते 8 रोज में ही 5 और 3 महीने में 25 किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। प्रदेश में काल बने कर्ज के कारण बुधवार को खंडवा में एक किसान ने कीटनाशक पीकर जान दे दी। वहीं बैतूल में भी जहर पीकर एक किसान ने अपनी जीवन लीला मिटा दी। तो उधर सागर में भी एक किसान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन सरकारी मशीनरी के नजरिए ने सदमे से एक भी मौत की पुष्टि नहीं की है। ऊपर से हमारे कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन अपने बेहद ही बेतुके बयान के जरिए किसानों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कते दिख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हमारे देश में 70% आबादी गांव में, और हमारे 70% लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। अब 70% पॉपुलेशन यदि गांव में है, उसकी जीविका कृषि पर आधारित है, तो उसमें मृत्यु होना एक स्वाभाविक विषय है। प्राकृतिक आपदा का, प्राकृतिक प्रकोप का आज प्रदेश का जो किसान मुकाबला कर रहा है, सरकार यथासंभव उनके मदद के लिए तत्पर है और सर्वे हो रहा है। जहां जहां प्रभावित फसलें हैं, वहां कुछ न कुछ हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। उधर विपक्षी दल कांग्रेस किसानों के खुदकुशी के बढ़ते मामले के लिए प्रदेश सरकार और उसकी नाकाफी नीतियों को जिम्मेदार बता रही है। कहाँ जाएगा, क्योंकि जो वादे पिछले सालों में शिवराज की सरकार ने प्रदेश के किसानों से किए थे, कौन सा वादा पूरा किया है? ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, बारिश हो, तो किसान की फसल बर्बाद होती है, तो कौन सी सरकार ने उनको मुआवजा दिया? कौन सी सरकार ने किसान ने आत्महत्या की है तो उसको मुआवजा जाकर पहुंचाया है? केवल जबानी जमाखर्ची सरकार करती है। वाकई बिजली, पानी और कर्ज के जाल में फंसे सूबे के किसानों का दर्द लाइलाज बनता जा रहा है। ना तो मुआवजे का मरहम काम आ रहा है और ना ही खोखले सरकारी वादे। एक तरफ किसान मौत के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सूबे के ठेकेदार विकास के नाम पर चकाचौंध की बेफिक्री में खोए हुए हैं। और मुश्किल घड़ी में हर बार की तरह एक बार फिर किसान एकदम अकेला और असहाय नजर आ रहा है। यहां तक कि फसल तबाही का दंश झेल रहे मोहनपुरा गांव के किसान गुजर बसर के लिए अपने बच्चों को बेचने तक के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर सियासत तले दबे किसानों का कौन समझेगा दर्द? कौन सुनेगा किसानों के मन की बात? कौन बनेगा किसानों का तारणहार? और आखिर किसानों की बदहाली का कौन है जिम्मेवार? स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सुधीर टंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला की रिपोर्ट। तो जब राजनीति का खिलौना बन जाए किसान, कभी कुदरत की मार तो कभी कर्ज का कहर, गटकने लगे उसकी जान, और उसकी सियासतदान उसकी मौत का भी बनने लगे मजाक, तो सवाल उठते हैं। क्या सूबे में सूखे और कर्ज से परेशान होकर मरने को मजबूर हो रहे किसान? क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं सरकार के प्रयास? मदद की बजाय क्यों किसानों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं कृषि मंत्री?
तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले दीपक विजयवर्गीय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी हैं, अध्यक्ष किसान कांग्रेस। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी हैं हमारे साथ। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, किसानों से है, प्रदेश की 70% आबादी के साथ है। मैं पहले सत्ता पक्ष के पास नहीं जाऊंगा, विपक्ष के पास नहीं जाऊंगा, हम सबसे पहले चलते हैं गिरिजा जी के पास। गिरिजा जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लगातार, जैसा कि मैंने रिपोर्ट में भी बताया था कि अगर एक जवान, वो भी दुखद है, एक जवान की अगर मौत होती है तो बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं, कई लोग घोषणा करने लगते हैं। लेकिन किसान भी उन जवानों से कम नहीं है जो हमें अन्न देता है, हमारे पेट को पालता है। उसकी जब मौत होती है तो कृषि मंत्री इस तरह कहते हैं कि स्वाभाविक मौत है। कृषि मंत्री ने जो बात अभी कही है वो दरअसल उन मौतों के बारे में कह रहे हैं कि स्वाभाविक मौत होती है। स्वाभाविक मौत अलग बात है, जो आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की, वो आत्महत्याएं उनको स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। दिक्कत दरअसल ये है कि चाहे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हों, चाहे कृषि मंत्री केंद्र के हों, किसानों की आत्महत्या को लेकर इसी तरह के बयान कृषि मंत्री ने लोकसभा में भी दिया था, जिसकी बड़ी आलोचना हुई। दिक्कत दरअसल ये है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, 70% किसान हैं या गांव में रहते हैं, ये मामला वहीं तक सीमित नहीं है। आप देखिए, खेती किसानी के कारण शहरों की एक बड़ी आबादी को काम मिलता है। यदि मंडियां काम कर रही हैं, यातायात के जो बहुत सारे वाहन उसमें लगे होते हैं, बहुत सारे मजदूर लगते हैं, एक बड़ी आबादी जो किराने की दुकान में जो अनाज बेचने वाले लोग हैं, इन सब का पूरा जीवन कृषि पर आधारित है। दिक्कत दरअसल ये है कि किसान को कभी एक वर्ग के रूप में आज़ादी के बाद से परिभाषित नहीं किया गया। ये मान लिया गया कि बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी के लिए जितनी बड़ी संख्या में प्रयास की, धन की, साधन की जरूरत है, वो कभी मुहैया कराया नहीं गया। उसकी वजह यह है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल भी संगठित नहीं है, जो हड़ताल नहीं कर सकता, जिसके हड़ताल करने या काम नहीं करने से किसी और के जीवन को प्रभावित नहीं होता, वो उसे खुद का जीवन प्रभावित होता है। तो इसीलिए वो हमेशा दया का पात्र रहा है। आप देखेंगे चुनाव में हर पार्टी, चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हर पार्टी किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है। पिछले चुनाव में लोकसभा का देखेंगे तो सपोर्ट प्राइस, जो किसानों की लागत मूल्य है, उससे 50% अधिक सपोर्ट प्राइस देने की बात की गई थी, जिसकी बात अब कोई नहीं करता। तो ये तमाम चीजें होती हैं। 0% ब्याज पे कर्ज की बात की, हाँ, वो तो दे रहे हैं। और चुनाव के ठीक पहले भी ये खेल होता है कि जब उनके कर्जे माफ कर दो, बिजली माफ कर दो, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको डोल देने की जरूरत नहीं है, मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, उनको कर्ज माफी की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उनको अपने फसल का उचित मूल्य मिले, उनके जो फसल की लागत वो कम हो, और उसके अलावा तीसरी चीज है कि उनको पूरक रोजगार की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से जो काम होना चाहिए वो किसी सरकार ने नहीं किया, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और उनको ये मान लिया गया कि ये केवल चुनाव के वक्त के पात्र हैं और चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल होना है, चुनाव के बाद इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसीलिए आप देखेंगे कि 50, 60, 70 साल बाद भी किसानों की बदहाली आज तक कायम है। ये और बात है कि इन्हीं किसानों के पराक्रम से, इन्हीं किसानों के अपने जीवटता से आज पूरा देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर है। इस बात पर गर्व भी करते हैं, कृषि कर्मण अवार्ड भी लेते हैं। लेकिन उन किसानों के हालात पर कभी कोई चिंता नहीं होती। और बयान जो कृषि मंत्री ने दिया है वो दरअसल पूरी सरकार का जो एटीट्यूड है उसको दिखाता है। बिल्कुल, मैं आपको और भी बयान बताऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने पूरे देश में दिए हैं। मैं आपको सुनाऊंगा भी, मेरे पास है मैं। लेकिन दीपक जी, आपके पास, दीपक जी, कृषि कर्मण अवार्ड 3 बार मिला पूरे देश में, पूरे विश्व में मुख्यमंत्री जी का नाम हो रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, बावजूद इसके लगातार किसान अगर इस बात को लेकर आत्महत्या कर रहा है कि कर्ज से वो परेशान हो गया। आपने 0% ब्याज की बात कही, अगर 0% ब्याज है, कर्ज है, तो उसको ठीक है, इस साल नहीं अगले साल उसको चुका देना है। कहीं आपको नहीं लगता है कि आपकी प्रशासन में सही पकड़ नहीं है और प्रशासन जो आपका है उसके प्रताड़ना से परेशान होकर के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है?
देखिए त्रिपाठी जी, भी कोई भी मृत्यु हो, कोई भी दुखद घटना हो, वो सारे समाज के लिए दुखद है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कृषि मंत्री जी ने कहा है जी, उसको सही संदर्भ में समझने की जरूरत है जी। ये बात सही है, गिरिजा शंकर जी का कहना ठीक है कि 1947 से लेके और आज तक जी, जितने प्रयास असल में होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बीजेपी सरकार में भी नहीं। पूरी बात सुन लीजिए सर जी। प्रयास कुछ हुए हैं कांग्रेस के स्तर पर, बीजेपी की सरकारों ने जो बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं वो गिनाऊंगा, मैं उसको भी गिनाऊंगा। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि 1947 में जब देश की आबादी करीब 33 करोड़ होती थी जी, उस समय कृषि पर जो डिपेंडेंट लोग थे वो केवल 25 करोड़ लोग थे जी, और आज कृषि पर करीब देश के 80 करोड़ लोग अवलंबित हैं जी, और इस बीच में कृषि का जो रकबा है वो भी कम हो गया है। तो ये जरूर बात है कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी अपनी सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं हैं, परिवार लगातार बड़े होते चले गए, कृषि लगातार जमीनों का बंटवारा होता चला गया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में जहां की देश के करीब 80 करोड़ लोग कृषि पर अवलंबित हैं, मौतों को हमेशा ये कह देना कि साहब ये मौत हुई है तो ये आदिवासी की हुई है, ये हुई है तो ये व्यापारी की हुई है, ये हुई है तो कर्मचारी की हुई है, और इसी तरह ये हुई है तो किसान की हुई है, ये समुदाय किसी भी वर्ग से जोड़ना, वर्ण से जोड़ना ठीक नहीं है जी। किसी भी तरह अगर किसी तनाव या दुख से मौत होती है, अकाल मौत होती है, तो पूरे समाज के लिए धब्बा है, समाज के लिए दुखद है वो, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन इसमें किसी भी घटना को सरकार से जोड़ देना भी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ तहसीलों में सूखे की स्थिति है, बेशक कोई भी घटना होगी तो जुड़ेगी तो सरकार से, क्योंकि वो समस्या उसकी वजह से नहीं है जी। जैसे किसी व्यापारी की, सरकारी कर्मचारी की, मजदूर की मौत भी हो सकती है, और उसकी मृत्यु के अलग कारण हो सकते हैं, सामाजिक दबाव के कुछ कारण हो सकते हैं, बीमारी के कारण हो सकते हैं, आर्थिक तंगी भी एक कारण हो सकती है, पारिवारिक कारण हो सकते हैं। उसी तरह किसान के साथ भी ये कारण हो सकते हैं। मृत्यु और आत्महत्या में फर्क है। हम मृत्यु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आत्महत्या की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैंने जिन संदर्भों की बात की, एक तो स्वाभाविक मृत्यु होती है, और दूसरी जो मृत्यु है स्वाभाविक मृत्यु है, ये जिसमें मैंने सारे कारण जोड़े। नहीं, जो अस्वाभाविक मृत्यु है, जिसने जहर खा के आत्महत्या की है, उसको बोल रहे हैं कि स्वाभाविक नहीं, वो तो शब्दों का फेर हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि उसमें सरकार की कोई गलती है जी, या आर्थिक तंगी है, ये फैक्टर नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा कहा, मजदूर की भी मृत्यु हो सकती है, कर्मचारी की भी हो सकती है, व्यापारी की भी हो सकती है, किसी और वर्ग के व्यक्ति की हो सकती है। इस दुनिया में सामाजिक तनाव उसकी वजह हो सकती है, बीमारी उसकी वजह हो सकती है, पारिवारिक कलह उसकी वजह होती है, बहुत वजह से घटनाएं होती हैं। और हमेशा ये कह देना कि साहब वो कर्ज की तंगी से, तो ये कहना ठीक नहीं है। जहां तक सरकारों के प्रयत्न की बात है, तो मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कृषि के हर इनपुट को हमने सपोर्ट करने की कोशिश की है, और इतना सपोर्ट किया है कि दुनिया में किसी सरकार ने नहीं किया है। और इसलिए सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं है। मेरा कहना ये है, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, हम बोल रहे हैं कहीं चूक हो रही है। नहीं, चूक नहीं है, ये बात जरूर है कि 70 सालों में जितने प्रयत्न होना चाहिए उतने नहीं हुए, लेकिन प्रयत्न हुए हैं, और हमारी सरकारों ने खास तौर पर जितना 100% प्रयत्न कर सकते थे वो किया है। हमने तो कृषि को इतना महत्वपूर्ण माना है कि कृषि कैबिनेट की बैठक बुलाना शुरू किया, उसको पूरी एक अलग सरकार की तरह चलाना शुरू किया। तो बड़े पैमाने पर भाजपा की सरकार ने प्रयास किए हैं। लेकिन इस बीच में अगर कहीं कोई दुखद घटना हुई है, तो उसको ये कह देना कि सरकार या अफसरों की लापरवाही से हुई है, हमेशा ये ठीक नहीं है। वो भी हो सकता है, लेकिन सीधे ये इंगित कर दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि हर घटना को उससे जोड़ दिया जाए। इक्का दुक्का कोई वैसी घटना भी हो सकती है, किसी की लापरवाही हो, लेकिन जैसी कुछ होता है तो उसके कई बार आपने खाली किसानों की बात नहीं है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उन्होंने कहा साहब आदिवासी के साथ ऐसा, दलित के साथ ऐसा, या फलाने के, जो दुर्घटनाएं होती हैं समाज में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक उसका पूरा विश्लेषण नहीं हो जाए, पृष्ठभूमि समझ में ना आ जाए, उसको उसकी वर्ग से जोड़ देना ये हमेशा ठीक नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ये विपक्ष का काम है। लेकिन आप मीडिया भी यही काम कर रहा है। आपका कहना है कि मीडिया भी सीधे जोड़ देता है, लेकिन दीपक जी हम आपके पास बात आएंगे। हम किसान नेता दिनेश गुर्जर जी के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक हैं अलग अलग जगहों से जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं विष्णु जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ सोयाबीन की जो फसल है 10 किलो बीघा से 40 किलो बीघा हुई है, 1 बीघा में जी। बाकी अभी तक कोई उसका ना सर्वे हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। चलिए सर छोड़िए, हम दीपक विजयवर्गीय जी के माध्यम से गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मुआवजा मत दीजिए आप जी। सिर्फ हमें हमारे जो बीमे की राशि काटी गई है सर, किस्त ली है हमसे जी, उसका भुगतान करवा दीजिए विजयवर्गीय जी। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। बीमा, बिल्कुल दीपक जी आप ये सवाल सुनिएगा, हम कुछ और दर्शकों से सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ सिलवानी से अरविंद जी है। अरविंद जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है।
जी भाई साहब त्रिपाठी जी, मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि अभी तक जैसे हमारे सिलवानी क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल थी पीला मोजिक की वजह से बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जबकि यहाँ से राजस्व मंत्री हैं हमारे क्षेत्र से, लेकिन आज तक कोई भी अमला राजस्व विभाग का खेतों में नहीं पहुंचा है, न सर्वे के लिए और न जो वो वजन करते हैं ना फसल का जो मापदंड होता है कि कितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन लेने के लिए भी, जबकि सोयाबीन आज पूरी तरह से नष्ट होकर किसानों ने बखर भी दिए हैं, लेकिन राजस्व मंत्री होते हुए भी कोई अमला आज भी मैदानी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। किसान इतना परेशान है। जी हमारे साथ एक और दर्शक है रायगढ़ से शत्रुघ्न जी, अपना सवाल करें, थोड़ा संक्षेप में करें। सर नमस्कार। जी सर सवाल करें शत्रुघ्न जी। जी सर, किसान सब विक्रम नहीं जानता है, इस कारण से किसान को परेशानी होता है। आप किसी भी कार्यालय किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसान सूट बूट में नहीं रहता है, किसान फटे हाल रहता है, सबको खिला के खुद भूखा मरता है। इसलिए किसान आपका सवाल क्या है? सवाल यह सर कि जितना योजनाएं बन रही है जमीन पे नहीं दिखता है, ये सिर्फ कागजों में दिखता है, खाली हवाबाजी और नेताबाजी होता है। बिल्कुल शत्रुघ्न जी, इसका उत्तर हम गिरिजा जी से लेंगे हमारे साथ, लेकिन हम एक इस जो अभी डिस्कशन चल रहा है इसमें हमारा ये अंतिम दर्शक हमारे साथ एक और हैं विदिशा से अजीत जी आपका स्वागत है इस हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। ये कह रहा हूँ मैं सर, ये सरकार जो है किसानों के लिए कर्ज की बात करती है, कर्ज दे रहे हैं हम, कर्ज दे रहे हैं, पहले ये तो देखा वो लौटा पाएगा नहीं। आज 10 बीघा का किसान है, उसके लिए 2-2, 4-4 लाख रुपए आपने कर्ज बांट दिया है, लेकिन वो 10 बीघा में आमदनी कितनी है उसकी आमदनी जितनी है नहीं उससे ज्यादा आप 10 गुना ज्यादा कर्ज बांट रहे हैं, तो वो तो कर्ज लेता जा रहा है, उसे बाद में भरता है तब पता चलता है कि कैसे भरेगा वो। उसकी आमदनी देख के तो करना चाहिए, जो उसकी आमदनी पे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए शासन को। जी दीपक जी आप सवाल सुनिए। दिनेश जी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए ऐसा है, अभी दीपक जी ने जैसे कहा कि हमने व्यवस्था की कि कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं कृषि विभाग की। अब आपने खुद दर्शकों के माध्यम से सुना होगा और हम लोग भी निरंतर कहीं ना कहीं जिलों में जाके और किसानों के साथ बीच में बैठ रहे हैं, उनके माध्यम से हम जिला प्रशासन से मिल रहे हैं। जो किसानों के जो फसल बीमा जो किए गए हैं, पहली बात मोटर व्हीकल में आप देखते होंगे 1 वर्ष का बीमा होता है और एक ही बार एक साल में एक बार बीमा होता है। किसानों के साथ ये दोहरी नीति क्यों की जाती है, भेदभाव? किसानों के 2 बार बीमे किए जाते हैं और उनको कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दिया जाता जिससे कि वो कहीं कोर्ट में जा सके या कहीं दावा आपत्ति करके अपना प्रमाण दे सके कि फसल बीमा का साथ ये हमारा बीमा है, कोई लिखित में नहीं दिया जाता। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब फसल बीमा कंपनी अलग है तो बीमा कंपनी का सीधा किसान से उसका संपर्क होना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उसमें नहीं होना चाहिए। बीमा कंपनी के लोगों को जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, पर बीमा कंपनी और सरकार की मिली भगत होने के कारण चूंकि ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पटवारी, तहसीलदार, आरआई, ये लोग सही ठीक ढंग से सर्वे नहीं करते, किसानों को जितना नुकसान हुआ उसको दर्शाते नहीं हैं, कंपनी वाले उनको गुमराह करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये है 2 वर्ष के अंदर कि किसानों को फसल बीमा बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये झूठी घोषणाएं जो हो रही हैं टीवी के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप वास्तव में जाके देखें ग्वालियर चंबल संभाग पूरा सूखा पीड़ित पड़ा है। अभी हम लोग एक किसान आंदोलन करके आए हैं, पूरे दिन भर धरने पे बैठे किसानों के साथ, तो सारे किसान हर जगह फसलें नष्ट पड़ी हुई हैं। और दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के किसानों का है कि मुख्यमंत्री जी ने जहां मतलब कुछ जिलों को सूखा घोषित कर दिया और जो सूखा अभी अन्य जिले रह गए हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि 80% मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, कोई भी उनके पास आय का साधन नहीं है। और आए दिन हमेशा जब भी फसलें नष्ट होती हैं हम बीमा देंगे, किसान परेशान ना हो, खाद देंगे। दिनेश जी अभी की बात है, निश्चित तौर पे ये हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है ये हो रहा हो, लेकिन ये जो बीमा की बात है ये तो कांग्रेस के समय से किसानों की खेती का बीमा होता आ रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने अगर बीमा कंपनियां ठग रही हैं तो व्यवस्था जब कांग्रेस लाई और कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये चिंतन था कि कांग्रेस इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसलों के बीमा दे और उनका पूर्ति हो। पर एक जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, ये इनका दायित्व तो धर्म बनता है कि केंद्र सरकार ने अगर कोई पॉलिसी भेजी है तो उसका निर्वहन कैसे हो,
कैसे किसानों को उसका न्याय मिले, अधिकार मिले। अब जैसे ये बात करते हैं कि 0% पे हम किसानों को ब्याज देते हैं, मेरा मानना ये, या तो मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी किसान है नहीं, अगर किसान हैं तो वो भी ये जानते होंगे कि मार्च के महीने में ना किसान तो है, ये मैं जानता हूँ। देखिए, किसान खुद नहीं है, उनका परिवार हो सकता है। अगर वो खुद किसान होते तो उनको ये पता होता कि फसल मार्च में किसी की किसान की नहीं आती। फसल अप्रैल और मई के अंदर आती है, मंडी में बिकती है, मई लास्ट तक और जून तक किसान पर पैसा आता है। तो हमने लगातार 2 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार से। कई बार हमने कृषि मंत्री जी को ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जिला स्तर पर जिला प्रशासनों को ज्ञापन दिए। हमने ये मांग की कि 0% का जो आप ब्याज का जो किसानों को लाभ देना चाहते हैं, तो ये मार्च में 31 मार्च जो तारीख है आपकी, इसको 31 जुलाई कर दें, जिससे कि हमारा किसान फसल बेच ले, उसके बाद में वो 0% ब्याज का लाभ ले सके। मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए हम 0% पे ब्याज दे रहे हैं। मार्च में किसी किसान की फसल आती नहीं है, बिकती नहीं है, पैसा नहीं है, उसका लाभ ही किसान मध्य प्रदेश में नहीं ले पाता। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि जो 31 मार्च से 0% ब्याज भरने की बढ़ा के 2 महीने बाद 31 जुलाई कर दी जाए, जिससे कि किसान उसका पूर्ण तरीके से लाभ ले सके। चलिए दिनेश जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। कुछ दर्शकों ने दीपक से सवाल किए थे, हमने एक दर्शक का सवाल हम गिरिजा जी से भी लेना है, लेकिन हमें मुद्दा ऐसा है कि आज हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे कुछ और दर्शक हैं, मैं उनके सवाल ले लेता हूँ, फिर एक साथ हम उत्तर ले लेंगे। राजनाथ गांव से हमारे साथ हैं दिनेश जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। दिनेश जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा। हमारे साथ सागर से दूसरे दर्शक है गोविंद जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। हाँ जी, सही बोल रहे हैं जी कि किसानों के लिए कुछ सरकार क्यों नहीं कर रही, ना तो मुआवजा बांटा जा रहा है। जी आपका लगता है, आपका सवाल पूरा नहीं, हमने संपर्क कट गया है लगता है। आप सुन रहे हैं क्या गोविंद जी? जी बिल्कुल। हाँ, तो सवाल करें आप। ये बोल रहे हैं मुआवजा क्यों नहीं बांटा जा रहा है किसानों को। चलो दीपक जी के से ही उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है राघवेंद्र जी सवाल करें, आपका स्वागत है सिलवानी से। जी, मैं अपने विश्लेषक जी गिरिजा शंकर जी से सवाल कर रहा हूँ। जी, क्या सुसाइड किसी समस्या का समाधान है? जी, क्या आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है क्या? जी, ये बहुत ही गूढ़ सवाल है, गिरिजा जी ही उत्तर देंगे। एक और हम दर्शक ले लेते हैं। हमारे साथ दूसरे एक और दर्शक है शाजापुर से। हेमंत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये, ठीक है, आप हमें जी हमें मुआवजा मत दीजिए, बीमा मत दीजिए, बाकी अभी शाजापुर में कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू जो हमें खाद मिलता है, उस पर भी बैन लगा दिया, बोले पिछला आप जमा करो तब आपको अभी नया देंगे। ना तो अभी हमारे पास कोई फसल है और कुछ भी नहीं, कैसे हम खेती करेंगे सर? क्या खाद देना बंद कर दिया है? हाँ, मना कर दिया, बोले आप पिछले बार जो आपने सोयाबीन के लिए खाद वगैरह लिया था और पैसा लिया था वो जमा करेंगे, तब आपको अगली बार देंगे हम। और जबकि सोयाबीन की फसल हमारी पूरी नष्ट हो गई। जी 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 दीपक जी, आपने सुना होगा, लेकिन गिरिजा जी एक दर्शक हमारे कि किसान इसलिए उसकी कोई नहीं सुनता है कि वो एक निरीह दिखता है, वो सूट बूट नहीं पहनता है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल बहुत ही आध्यात्मिक सवाल था कि क्या आत्महत्या करना कोई समाधान है क्या? देखिए, पहली बात है कि आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है, और शायद आत्महत्या इसलिए की जाती है क्योंकि कोई समाधान उसके सवालों का होता नहीं है, तो वो अंत है, समाधान नहीं है। जहां तक सवाल किसानों की निरीह होने की बात है, वो बात मैं शुरू से कह रहा हूं मैं आपको कि किसानों का कोई संगठन नहीं है, किसान कोई हड़ताल नहीं कर सकता, किसान के काम नहीं करने से सरकार के किसी काम काज पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए किसान की जो जरूरतें हैं, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, वो सरकारों के लिए आखिरी पैदान पर होती है। और ये मान लिया जाता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कि किसानों को चुनाव के वक्त केवल उनको लुभावने कुछ ऐसे काम कर दिए जाएं, जैसे कर्ज माफी या बिजली माफी या इस तरह के, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद किसान को भूल जाओ। और इसीलिए मुझे तो दिनेश जी से भी ये शिकायत रहेगी हमेशा, या और जो ऐसे किसान नेता हैं, कि किसानों को जिस तरह संगठित करने की जरूरत है वो शायद ये संगठन नहीं कर पा रहे हैं। इनको और राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित करने की जरूरत है, और उनकी जो
मांगे हैं। और एक चीज जो मैं कहूंगा आपको, मैं जब किसानों की बात करते हैं हम, तो चाहे वो किसान नेता हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, वो किसानों की समस्याओं को केवल फौरी तौर पर वो संबोधित करते हैं कि इस साल सूखा पड़ा है तो किसानों को क्या किया जाए। दरअसल सवाल ये नहीं है कि इस साल किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ पिछले सालों साल से क्या हो रहा है और उन हालातों को बदलने के लिए नीतिगत रूप से क्या परिवर्तन होना चाहिए। जब कांग्रेस और बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी कौन सी नीतियां थी जो किसानों के विरोधी थी और जिसको उन्होंने बदलकर किसानों के हित में नीतियां बनाई। और जब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है तो उसको बताना चाहिए कि उसकी कौन सी ऐसी नीतियां थी, कार्यक्रम थे जो किसानों के हित में थे, जिसको बीजेपी ने बदलकर किसान विरोधी बना दिया। दरअसल ये लड़ाई केवल कांग्रेस बीजेपी की नहीं होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए किसानों की, और किसानों के हक में सारी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल गिरजा जी, सही कहा आपने, लेकिन एक सवाल का उत्तर नहीं आया है। जो उन्होंने कहा कि किसान चूंकि निरीह होता है इसलिए वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता, वो सूट बूट नहीं पहनता है, इस कारण संगठित नहीं होता। एक दर्शक ने पूछा, हम चाहेंगे कि उसका भी उत्तर। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि किसान निरीह होता है, सूट बूट नहीं पहनता, इसीलिए उसकी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो संगठित नहीं हो पाता, वो किसी रूप में अपने मांगों के लिए दबाव सरकार पर नहीं डाल सकता। यदि कोई अस्पताल या कर्मचारी, कोई किसी स्कूल का शिक्षक या किसी और दूसरे जो लोग हैं, यदि वो हड़ताल करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो काम प्रभावित होता है, तात्कालिक रूप से उसका असर दिखता है और सरकारें अलर्ट होती हैं। लेकिन किसान यदि एक साल खेती करना बंद कर दे तो सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं होगा, वो सारे किसान भूखे मर जाएंगे। तो उनकी इस मजबूरी का फायदा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है, हमारी व्यवस्था उठाती है। और हमारी जब पॉलिटिकल क्लास का नजरिया, जो बिसेन जी ने प्रतिक्रिया दी, यदि वो नजरिया होगा तो फिर सरकारों में जो काम, जो तंत्र है हमारा, उस नौकरशाही का नजरिया तो कतई संवेदनशील किसानों के प्रति नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक हमेशा ख्याल रखें हम, जब हम किसानों की बात करते हैं या किसी और वर्ग की बात करते हैं तो स्वाभाविक मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु और आत्महत्या, इन तीनों को मिलाकर नहीं देखा जा सकता। आत्महत्या बिल्कुल अलग मुद्दा है और स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु एक अलग मुद्दा है। जी जी, गिरजा जी आपका उत्तर आया, हमारे दर्शकों ने सुना, मुझे लगता है वो संतुष्ट हुए होंगे। दीपक जी आपसे कई सवाल, एक सवाल ये दर्शकों का, मेरा सवाल नहीं है जी आज, एक कि हमें जो हमारी बीमा राशि काटी गई है वही दिलवा दे। एक सवाल ये कि आपने कहा कि आप बहुत ही संवेदनशील है सरकार, मैं भी कहता हूं संवेदनशील है। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि आप, सरकार संवेदनशील है लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो उसको असंवेदनशील भी नहीं कह सकते, वो आपके भी जो आदेश होते हैं, सरकार के जो आदेश होते हैं उसका सही ढंग से परिपालन नहीं करता। वो आपके सामने दर्शकों ने कहा कि आज तक सर्वे नहीं हुआ तो मुआवजे की बात क्या है। इस तरह के सारे सवाल आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपके उत्तर से संतुष्ट हो। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी दर्शक ने अगर ये कहा है कि उनका सर्वे नहीं हुआ है तो ये अफवाह स्वरूप स्थिति हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ दो दर्शकों ने कुछ और की भी समस्या हो सकती है, लेकिन ये सारी अफवाह स्वरूप। राजस्व मंत्री के क्षेत्र से भी यही बात आई। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का जगह इस तरह की समस्या हो, लेकिन सारे के सारे अमले को दोष दे देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में दिनेश गुर्जर जी कांग्रेस के नेता हैं, तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन ये, उन्होंने कहा कि साहब कर्मचारी और अफसरों की और तमाम दिक्कतें हैं, तो ये सारी की सारी भर्तियां तो कांग्रेस के जमाने में हुई हैं, भाजपा ने तो की नहीं है। उनकी कार्य संस्कृति किस तरह विकसित होनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा, एक बात। भर्ती की बात नहीं, और आगे जाऊंगा, पूरी बात कसने की बात है। अरे भैया तो किसानों को महाराज, हमारी पूरी बात आपकी बात, दिनेश जी आपके पास आ रहे हैं। दिनेश जी आपकी बात आ गई, दिनेश जी आपके पास आएंगे। दिनेश जी जवाब करिएगा। दिनेश जी हमारे साथ दिक्कत है, दिनेश जी हम आपके पास आएंगे, उनकी बात आने दीजिए, फिर आप कहिएगा। बीजेपीकरण कर दिया कांग्रेस के। अरे दिनेश जी माफ करिएगा, आपके पास हम आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे तो चर्चा पूरी हो पाएगी। कांग्रेस के किसानों की बात हो रही है, हो सकता है उनको कुछ हक मिले, हो सकता है उनके साथ कुछ न्याय हो, बात आने दीजिए, हम आपके पास। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि पक्ष विपक्ष की बात इनका अपराध बोध होता है। 60 साल तक देश में इन्होंने शासन किया है, कुछ किया नहीं और इसलिए अपराध बोध होता है, इसलिए सच बोलने से भी। दिनेश जी अरे दिनेश जी कांग्रेस की देन है।
अरे दिनेश जी, अगर ऐसा करेंगे तो ये चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। हम आपके पास आएंगे, आप अपने समय अपनी बात रखिएगा, अभी उनको बात रखने दीजिए, हम आपको पूरा समय देंगे। इन्होंने फसल बीमा की बात की, मैं समझता हूँ 1 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बार बार कहते रहे, मनमोहन सिंह जी से 1 दर्जन वार मिले, वो 1 दर्जन वार मिले कम से कम इस बात को लेकर कि फसल बीमा की जो वर्तमान योजना है वो किसानों के लिए संतुष्टिदायक नहीं है और इसलिए इसमें परिवर्तन की जरूरत है। मनमोहन सिंह के कान पर जूं नहीं रहेंगी, पूरे कांग्रेस के कान पर जूं नहीं रहेंगी और पिछले 65 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब दिल्ली में पहली बार हमारी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की और हमने इस दिशा में प्रयत्न शुरू किए हैं। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले हमने बड़ी वर्कशॉप की है, दुनिया भर के विशेषज्ञों को उसमें बुलाया है और फसल बीमा की हम ऐसी योजना शुरू करना चाहते हैं जिससे किसानों का जो फसल है उसका पर्याप्त मुआवजा मिले। फसल बीमा की जो वर्तमान स्थिति है, निश्चित तौर पर हम भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कई बार व्यवस्था में जो चीजें सामने आती हैं वो पिछली पीढ़ियों की देन होती हैं और पिछले 65 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस को कोई शिकायत करने का कतई अधिकार नहीं है। आज हमारी जिम्मेदारी है और हम अगले कुछ वर्षों में बहुत जल्दी फसल बीमा की मौजूदा स्थितियों को बदलेंगे, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो पिछले करीब 59-60 साल का मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसमें 45 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही है। हम अगर देखेंगे तो हमने पिछले 10-12 वर्षों में किसानों को 3000 करोड़ का मुआवजा दिया है, जो भी कृषि का नुकसान होता है, खाली मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ का। और कांग्रेस पार्टी का जो 45 साल का शासन था, इन्होंने 50 करोड़ का मुआवजा भी नहीं दिया पूरे 45 साल में। तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह की बात करे, शिकायत करे, मैं समझता हूं इनको कोई हक नहीं है। जहां तक कृषि की स्थिति सुधारने की बात है, किसानों की स्थिति सुधारने की बात है, तो हम, जैसा मैंने पहले कहा कि कृषि के इनपुट को बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और कांग्रेस पार्टी ने जो 50-60 सालों में नहीं किया था वो हमने करके दिखाया है। किसान के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? किसान को सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। भारत में जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता था, लेकिन हमने स्थिति को बदला है। आज से जब 2003 में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन संचित थी। त्रिपाठी जी, आप खुद विंध्य से आते हैं, आपको ध्यान होगा कि बाण सागर परियोजना 1980-81 में आई और 2003 तक कोई प्रगति नहीं हुई। हमने 2003 से लेकर 6-7 तक उसको पूरा किया परियोजना को। ऐसी प्रदेश भर में हमने स्थिति को सुधारा है और 7.5 लाख हेक्टेयर की जो सिंचित जमीन की स्थिति थी उसको 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कर दिया है। तो सिंचित हमने जमीन को किया है, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की, हमने बिजली में सब्सिडी दी है, भारी बिजली का इनपुट दिया है, हमने बीजों में सब्सिडी दी है। दीपक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सरकार की मंशा है, कहीं चूक हो रही। जैसे आपसे दर्शक ने कहा सर्वे नहीं हुआ, अलग कर देते हैं, उनने कहा बीमा राशि नहीं मिली, अलग कर देते। जो चूक है, हमारे दर्शक है, ये जो चूक है, हमारे 2 सवाल है, हम लगता है कि दिनेश जी भी उससे सहमत होंगे। पहला ये कि ये जो विषमता है कि जो बीमा किया जाता है वो व्यक्तिगत होता है किसी किसान का, लेकिन जब उसका भुगतान करना होता है, बीमा अगर उसकी फसल नुकसान हो जाती है तो उसका भुगतान बीमा कंपनियां करते हैं, तो सामूहिक करते हैं। मतलब अगर मेरी फसल खराब हुई, मैंने बीमा करवाया, लेकिन अगर हमारे साथ 10, 25, 50 लोगों के, सैकड़ा भर लोगों की फसल खराब होगी तब हमें मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि जो शिकायत लगातार आ रही है कि कुछ ऐसी बीमा कंपनियां मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गई हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर गई हैं, जो दूसरे राज्यों में उनको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। आप क्या इनकी जांच करवाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, पहली बात तो ये कि बीमा की जो मौजूदा व्यवस्था है, हमने खुद ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मौजूदा बीमा की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इसमें परिवर्तन के लिए हमने बड़ा प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के पास भी। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से ही बात की है, एक बात। दूसरी बात कि जो कुछ भी बीमा कंपनियों की स्थिति है, अगर ब्लैक लिस्टेड है तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को बिल्कुल सरकार तक पहुंचाऊंगा और सरकार इस मामले में आगे कदम बढ़ाए, ये भी सुनिश्चित करेंगे हम। लेकिन बीमा कंपनियों का जो आज का जो मौजूदा नॉर्म्स हैं, या उन्होंने नियम कायदे जो बनाए हैं, या उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किन कानून कायदों के तहत वो काम कर रही हैं, ये सारा का सारा 50-60 साल पुराना है और हमको सारी अभी देखिए, अगर इसमें बदलाव लाना है, 80 करोड़ किसानों के लिए या कृषि पर अवलंबित लोगों के लिए कोई बड़ा बदलाव करना है, तो ये महीने 2 महीने या हथेली में सरसों उगाने जैसा काम नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ समय लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम कुछ समय बाद देखेंगे कि फसल बीमा की जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है। दिनेश जी, हम आपके पास आए, लेकिन आपकी अनुमति हो तो कुछ दर्शक सीधे सवाल करना चाह रहे हैं, जिनसे मैं सवाल ले लूं। दिनेश जी, हमारे साथ सतीश है आगर मालवा से। सतीश जी, आपका स्वागत है, सवाल करें।
जी सतीश जी सवाल करें। लगता है मेरा संपर्क नहीं। हमारे साथ देवरी से अरविंद हैं। अरविंद जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी मैं पूछना चाहता हूँ विजय वर्गीय जी से जी कि जैसे सोयाबीन तो नष्ट हो गया, 0% है, कुछ नहीं है सोयाबीन में, तो उसका सर्वे चल रहा है, सर्वे के अभी ऐसी आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है, थोड़ा आराम से सवाल करें, और अगर टीवी सेट के सामने है तो उसका वॉल्यूम बंद कर दें। जी बंद कर दिया वालों। जी अब सवाल करें। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ विजय वर्गीय जी से कि पहले सोयाबीन तो चला गया जी जी, सोयाबीन में तो कुछ नहीं, लेकिन आगामी फसल है जो उसके लिए हमारे यहाँ बांध है, उसमें सिंचाई करने नहीं दे रहे हैं। आगामी फसल के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं? वो तो ठीक है, सोयाबीन तो नष्ट हो ही गया है। जी आपका सवाल आ गया। आपका सवाल यही है कि हमारा सोयाबीन तो नष्ट हो गया, लेकिन आगामी जो फसल है उसका जो वहां बांध है उससे सिंचाई नहीं करने दे रहे हैं, उस सिंचाई को रोका जा रहा है। दीपक जी ये आपके संज्ञान में आया है। मुझे नहीं मालूम कि आप इतनी बृहद जानकारी के साथ उत्तर दे पाएंगे, लेकिन आपके संज्ञान में लाया गया है, तो कम से कम सरकार तक इस बात को लाएं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, महेंद्र है हमारे साथ। जी महेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर क्या है कि हमारे यहाँ 5 किलो 10 किलो बीघा सोयाबीन हुई है सर, उसका अभी तक कोई सर्वे नहीं गया। कलेक्टर साहब के पास भी बहुत बार गए हैं सर, पर अभी कोई सर्वे नहीं हुआ सर। फसल कोई लाभ किया अभी मिलने का। आपसे पहले इस तरह के सवाल आ चुके हैं दीपक जी। एक बार फिर एक दर्शक का सवाल है कि सर्वे नहीं हुआ है। हमारे साथ पत्थल गांव से हैं निर्मल जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। हम जी दिनेश जी, गिरजा जी ने एक बात कही कि कांग्रेस नेता से हटके उन्होंने कहा आप किसान नेता हैं, आप लोगों ने का ये काम है, फर्ज है कि किसानों को इस तरह संगठित करें कि अपनी मांग मनवा सके। पहला। दूसरा, उन्होंने एक और बात उठाई थी कि कांग्रेस को कम से कम ये सामने लाना चाहिए कि आपकी कौन सी नीति ऐसी कांग्रेस की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना और उसके कारण किसानों का नुकसान हुआ। देखिए ऐसा ये बात कर रहे थे दीपक जी, अभी बोल रहे थे कि साहब कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही। नहीं, हमारे सवालों को मेरा निवेदन, मैं इसी पे आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने फसल बोनस बंद कर दिया। जो किसानों को फसल पे 150 रुपए मिलता था, लाभ होता था, वो बंद कर दिया। सबसे पहला भू अधिग्रहण बिल जो पास किया कांग्रेस सरकार ने, किसानों को अधिकार दिए जमीनों के, उसको उसमें संशोधन करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी महोदय रोज ड्रामा करते हैं। जब चलिए कांग्रेस की सरकार थी, आपको हमेशा केंद्र से मुआवजा मिला। जब से आपकी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी पेपर में टीवीओ में आया कि मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, 1100 करोड़ रुपए की मांग की मुआवजे के लिए। क्या दिया नरेंद्र मोदी जी ने? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा बांटा? केंद्र सरकार से पैसा आया? नहीं आया। अब बात कर रहे हैं कि हम फसल बीमा में संशोधन करेंगे, कांग्रेस सरकार ने किया नहीं, अब ये नरेंद्र मोदी जी कर देंगे। आज मुख्यमंत्री जी की जो कृषि जो मीटिंग हुई थी उसको भी काफी दिन हो गए, और क्या या तो मुख्यमंत्री ये स्पष्टीकरण दें दीपक जी की देश के नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी काम करें यहाँ, और या किसानों के हित में काम करना नहीं चाहते, सिर्फ टीवी पे बोल देना। नहीं, और ये कांग्रेस की सरकार में ये कितना हो रहा था? नहीं, कांग्रेस सरकार देखिए, कांग्रेस सरकार में तो 70,000 करोड़ का देश के किसानों का कर्जे माफ किए, बोनस फसल बोनस दिया, किसानों को उन्नत अच्छे समय पे बीमा पॉलिसी जो लाए वो कांग्रेस लाई, किसानों के पूरे मान सम्मान का ध्यान रखा। जब बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त हुआ, केंद्र सरकार ने स्पेशली पैकेज भेजा। जब मध्य प्रदेश में जब आई है, हमेशा मुआवजा केंद्र सरकार ने भेजा है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार आई है, बता दें दीपक जी, मुआवजे की राशि अगर आज तक देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हो। बात कर रहे हैं फसल बीमा की। फसल बीमा के अंदर 1 वर्ष की सरकार हो गई। जब अगर आप इतने किसान हितैषी हैं, नरेंद्र मोदी जी किसानों के बोनस को तो 1 महीने में बंद कर सकते हैं, क्या फसल बीमा का संशोधन करके वो मुख्यमंत्री की मांग को नहीं कर सकते? ये सब गुमराह करने वाली बात है। क्या संशोधन चाहती कांग्रेस? कांग्रेस नहीं चाहती, किसान चाहता है। क्या संशोधन है? किसान संशोधन कि फसल बीमा में हमारी जो मांग है, हम कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। 2 वर्षों से हमने कई बार मंत्री जी से ही मिले, हमने ज्ञापन भी दिए। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं, हमारे दर्शक है उनको पता चल जाए। एक तो हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के किसानों को जो फसल का जो 0% ब्याज दी जाती है, वो 31 मार्च है, उसको 31 जुलाई की जाए, क्योंकि किसानों को ब्याज की दर ये मांग पहले भी आज। दूसरा हमारा मानना ये फसल बीमा के अंदर किसान का जो 2 बार बीमा किया जाता है, वो पैसा फसल बीमा का मिलता नहीं। एक
सभी फसलों का 1 वर्ष का एक बीमा होना चाहिए किसान का, और उसको फसल बीमा RI और इसको प्रशासन को हटा देना चाहिए। फसल बीमा जो कंपनी है उसके लोग सीधे आए, किसान का सर्वे करें और सीधे किसान को उसका मुआवजा राशि हो, फसल बीमा की राशि दें। वो तो और नहीं देंगे दिनेश जी, अगर कंपनी वाले आएंगे तो और गोलमाल कर जाएंगे। नहीं, अभी खेल दूसरा है। हमारा जो मानना है अभी क्या है कि बीमा कंपनी और गवर्नमेंट मिली है, वो सर्वे आंकलन कम कर देते हैं RI पटवारी। हमारा जब अगर ऐसा लगेगा कि बीमा कंपनी का आदमी जब एजेंट आएगा, आप देखते होंगे गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमा कंपनी आती है उनको उसका क्षतिपूर्ति देती है। हमारा मानना यह है कि अगर बीमा कंपनी का सीधा किसान से संपर्क होगा और बीमा कंपनी के लोग सीधे उसमें वो करेंगे तो उससे किसान को लाभ मिलेगा और किसान सीधा क्लेम कर सकेगा। और किसान को जो जब बीमा होता है किसान की फसल का, उसको लिखित में रसीद मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पैसा जमा किए जाता है तो उसकी मिलती है, प्रमाण मिलता है। किसान को कोई प्रमाण नहीं दिया जाता, प्रमाण देना चाहिए। एक हमारी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में 2 वर्षों से किसान बहुत पीड़ित है, आर्थिक तंगी में फसलें नष्ट हो रही हैं प्रकृति आपदा के कारण। इस समय भी जिले के अंदर, हर जिले के अंदर ये कर दिया है कि किसानों के पे जो कर्जे हैं उनकी DPO उठा ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर उठा ले रहे हैं, दादागिरी कर रही है जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये कहाँ का न्याय है? किसान जब परेशान है उसकी उठाई जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अरे दिनेश जी, एक मेरी बात सुनिए, आपके इतने सवाल आ गए हैं, इतने सवाल आपने खड़े कर दिए हैं कि दीपक से उत्तर लेना उसका जरूरी हो गया। मेरा समय भी समाप्त हो रहा, इसलिए पहले जो आपने बिंदुवार सवाल खड़े किए हैं दीपक से उत्तर ले ले, लेकिन उसके पहले गिरिजा जी से एक टिप्पणी लेना यहाँ जरूरी हो गया है। हमारे साथ एक और दर्शक है इछावर से, धनराज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी। हाँ सर, नमस्कार, राम राम सभी को। जी सर, मेरा ये निवेदन ही है सरकार में बैठे नेताओं से कि ये माइक पकड़ के पालिश तो बहुत मार जाते हैं, लेकिन किसानों का दर्द समझने वाला कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ भारत में मेरे ख्याल से। जी क्यों? अगर कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाते हैं तो वो ट्यूबवेल खनन के 40,000 रुपए मिलते हैं तो 10,000 रुपए की रिश्वत मांगता है। ऊपर से अगर उस पर अपन एप्लीकेशन लगवाते हैं किसानों के साथ, हमने भी SDO को ज्ञापन दिया तो उसके बाबू को रिश्वत दे दी गई। सरकार में इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस में नहीं था जितना बीजेपी में था, और मैं बीजेपी के ही मैं कार्य करता हूँ, लेकिन बड़ा दुखी हूँ जितना भ्रष्टाचार बीजेपी शासन में फैला है। धनराज जी बताइए कि ठीक है बहुत भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के समय किसानों की स्थिति क्या थी? क्या आपको मुआवजा मिल जाता था? जी, लेकिन खर्चा बहुत कम था साहब, लागत इतनी लगने लगी किसान तो उसकी कमर। मैंने 12 साल में महंगाई बढ़ी, चाहे किसान हो चाहे भाजपा हो, सब एक जैसे है, आपका कहने का मतलब ये है? जी हाँ साहब, और लूट बहुत तेजी से किसानों को हर जगह लूटा जा रही है, उसकी मतलब मौत तो निश्चित है, वो जिंदा ही मरे। चलिए ये न भाजपा न कांग्रेस, इसका उत्तर तो फिर गिरिजा जी से लेंगे। हमारे साथ एक अंतिम दर्शक हैं बिलासपुर से, शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर जी, मैं दीपक विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूँ। बिलासपुर से मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, ठीक है, पूछिए। सर जी, वो बिलासपुर जो है अकाल क्षेत्र घोषित हो गया है जी। किसान लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार का ही नहीं है। इससे कर्ज जो किसानों को दिया गया है, कर्ज का जो किसान माफ करना चाहिए उनको 24 घंटा बिजली किसान को देना चाहिए जी। सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि चुनाव हम यदि जीतेंगे तो 300 रुपया बोनस देंगे प्लस 2100 रुपया कीमत धान खरीदेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यदि इस समय सूखा के समय यदि इन लोग को राहत किसान लोगों को दिया जाता तो अभी किसान लोग जो है राहत महसूस करते हैं। नहीं, आप सवाल क्या कर रहे हैं? सरकार का मेरा वही है कि क्या किसान को आत्महत्या से बचाने के लिए जी सरकार जो क्या योजना है? जी बिल्कुल, आपका सवाल आया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, दीपक जी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आपके छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता उपासने जी से जरूर ये बात पहुंचाएंगे। जी दीपक जी, एक संक्षेप में हमारे बिलासपुर का उत्तर दे दें, फिर हम गिरिजा जी के पास जाएंगे। देखिए, जो बोनस की बात है तो मैं समझता हूं कि चाहे गुजर जी ने बात कही हो या दूसरे मित्र बात करें, ये बोनस का तो सारी बात भाजपा से शुरू होती है। बोनस देना ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, और चूंकि दूसरे राज्य सरकारों की तरफ से इस तरह के दबाव था, खासतौर पर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, तो जब दिल्ली में ये बात आई तो एक यूनिफॉर्मिटी की बात आई, और तब से मध्य प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि हम सब्सिडी देंगे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार अगर बोनस के नाम पर किसानों को 1000 करोड़ देती थी, तो हम 1000 करोड़ अभी भी देने जा रहे हैं। वो हम जब जो ऋण लेगा सोसाइटी से किसान, तो
तो 100 रुपए लेगा और 90 रुपए वापस करेगा। उसका हमने तरीका बदल दिया है, सब्सिडी हम निश्चित किसान को देने जा रहे हैं। पूरी बात समझ लीजिए गुजर जी, दिक्कत जब आप बोलते हैं, अरे दिनेश जी जब आप बोलते हैं, अरे ऐसे में दिनेश जी इस कार्यक्रम को बंद कर दें क्या? गलती आपकी नहीं है, राहुल गांधी आपके नहीं, दिनेश जी आप बोलते हैं राहुल गांधी समझते हैं, परिवार की होड़ तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं दिनेश जी आपकी गलती नहीं है उसमें, जितना राहुल गांधी। अरे दिनेश जी आप उनकी होड़ क्या करेंगे? दिनेश जी आप जब वो आप बोलते हैं तो उन्होंने कहीं आपको उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, उनका उत्तर आने दीजिए। सबसे पहले तो यही है कि आप जब बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो कम से कम सुनने का भी मादा रखे कांग्रेस या किसान नेता। तो आप पहले उनकी बात आने दीजिए, फिर हम आपके पास फिर आएंगे। देखिए मोटी बात यह है, मूल बात यह है कि कृषि की अगर कोई भी दुरावस्था है, किसानों को कोई भी कष्ट होता है, तो उसकी मूल वजह यह है कि कृषि की जो लागत है वो लगातार बढ़ती चली गई। अब उस पर लागत जो बढ़ रही है तो उसको कम करने का तरीका है कि सरकार के पास कि हम उसको सब्सिडाइज करें। जैसा मैंने पहले कहा, कृषि का जितने भी इनपुट होते हैं, चाहे पानी की बात हो, सिंचाई सुविधाओं की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बीजों की बात हो, चाहे खाद की बात हो, और चाहे ऋण मोटे तौर पर जिससे इन सारी जरूरतों की पूर्ति होती, हर एक इनपुट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किया है और उससे लागत में कमी आई है। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में इसीलिए कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आया है। कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है और सारी दुनिया इस बात को मानती है। मध्य प्रदेश में देखिए पूरी बात सुनिए, कुछ बिंदु त्रिपाठी जी मेरा निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव आया है। ये हो सकता है कुछ क्षेत्रों में सूखा हुआ है, अगर हमने 7.5 लाख हेक्टेयर से 30 लाख हेक्टेयर किया तो पूरा तो नहीं किया है, अभी कुछ और वर्ष लगेंगे। जहां पर सूखे की स्थिति ज्यादा हो जाती है, सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमारी नीयत को देखिए, हमारी सरकार के कामकाज को देखिए, हमने जो कुछ करके दिखाया है वो ऐतिहासिक है और दुनिया भर में अनूठा है। अगले कुछ वर्षों में जो बुरी स्थिति है उसको भी हम और ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन सारी परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से समझने की जरूरत है। और मूल बात यह है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई दुखद घटना होती है, तो उसको इस बात से ना जोड़ दिया जाए कि किसी पटवारी ने या रेवेन्यू ऑफिसर ने कुछ गलत किया हुआ। लेकिन लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि वहाँ सर्वे नहीं हो पा रहा। सर्वे नहीं हुआ है, अगर कुछ वाजिब समस्या कई बार हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ हो सकता है, हम इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 100% किसानों के साथ न्याय हो, जहां कहीं भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा जरूर मिले। जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 करोड़ का मुआवजा दिया है, जबकि कांग्रेस अपने 45 साल के शासन में 50 करोड़ का मुआवजा भी सब मिला के नहीं दिया था। दीपक जी प्रतिबद्ध थे। दीपक जी हमारे बिलासपुर के दर्शक हैं, दुर्भाग्यवश हमने छत्तीसगढ़ से हमारा कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उनको भी उत्तर दे दें कि अपने मध्य प्रदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार तक आप संदेश दें। देखिए उन्होंने 2-3 जो सवाल उठाए हैं, एक तो कृषि की लागत के बारे में ही है, दूसरा बोनस के बारे में है। बोनस के बारे में जैसे मैंने कहा तो छत्तीसगढ़ में भी ये बात हुई है कि हम कृषि को और ज्यादा सब्सिडाइज कैसे कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी उस दिशा में कदम उठाने जा रही है। कुछ दूसरी उनकी लागत की समस्या है, तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की कुछ नीतियां और छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां लगभग एक जैसी, उनकी कुछ क्षेत्र की लोकल समस्या हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कई बार समस्या का निदान नहीं कर पाता है, लेकिन अगर वो ऊंचे स्तर पर जाएंगे, वहां के जो भाजपा के स्थानीय नेता से संपर्क करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी समस्या का समाधान होगा। जी गिरिजा जी, आपने दिनेश जी की जो अपनी दलील थी उसको भी सुनी, दीपक जी के उत्तर सुने, कुछ दर्शकों ने सवाल किए अलग अलग। अब इस पूरे इसका निचोड़ हम आपसे जानना चाहते हैं, समय हमारे पास मात्र 5 मिनट बचा। कांग्रेस और बीजेपी की बात अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार 12 साल से मध्य प्रदेश में है। अब 12 साल के पहले कांग्रेस ने क्या किया, उसकी तुलना करके अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जी बात बिल्कुल दो स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इन 12 सालों में बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो खेती की उत्पादकता है या फसल का उत्पादन है वो बहुत बढ़ा है, ये भी एक वास्तविकता है। दूसरी वास्तविकता जो दर्शकों के माध्यम से हमारे सामने आ रही है कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका सर्वे नहीं हो रहा है, उनको बीमे की राशि नहीं मिल रही है, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है, ये भी एक वास्तविकता है। तो इन जब बीजेपी के लोग या सरकार के लोग जब दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, ऐतिहासिक किया, दुनिया में आज तक वैसा नहीं हुआ, तो वो उसको अपने अहंकार में न लेते हुए इस वास्तविकता को भी समझें कि उनके इतना करने के बाद भी यदि किसानों के हालात में कोई तब्दीली, बेहतरी, खुशहाली नहीं आई है और यदि वो आत्महत्या करने वो कहीं मजबूर हो रहे हैं, भले ही वो घटना अपवाद स्वरूप हो,
लेकिन वो घटना बिल्कुल चिंतनीय है और उनको इस बात को खुद सोचना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए कि खेती के मामले में इतने संवेदनशील होने के बावजूद यदि प्रदेश में किसानों के हालात या खेतिहर मजदूरों के हालात बेहतर नहीं हुए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या हमारे तंत्र की विफलता है या हमारी नीतियों में कहीं कोई दोष है या कहीं पर वाकई किसानों के लिए संवेदनशील होने के बावजूद सरकार की नीतियां, सरकार के राजनेता किसानों को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। यदि वो सिर्फ अपने उपलब्धियों पर का गुणगान करते ही रह जाएंगे तो किसानों की आत्महत्या को रोकने में इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी और किसानों की बदहाली जो आज है वो आगे भी रहेगी और सिर्फ कांग्रेस या दूसरी पार्टी की तुलना करने से बात नहीं बनेगी। मेरा ये मानना है कि किसानों की जो वास्तविकता है, जमीनी हकीकत है, उसको भी सरकार में बैठे लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उसको चुनौती मानकर उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी गिरिजा जी, एक हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मेरे पास जो है कि किसानों की दुर्दशाओं को लेकर जो अलग अलग किसानों को खुद अपना बचाव करने दें। अगर फसल बर्बाद होती है तो खुद सोचेंगे क्या करना है, मर रहे हैं तो मरने दें, जो खेती कर सकेगा करेगा, जो नहीं करेगा नहीं कर सकता। संजय धोत्रे, भाजपा सांसद, अकोला, महाराष्ट्र। फसल बर्बाद होने से कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में किसान व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा महासचिव। आत्महत्या करने वाले लोग डरपोक और अपराधी होते हैं। भारतीय कानून में आत्महत्या अपराध है। ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री, हरियाणा। दिल्ली में अपने घर के पौधों को मैं अपने मूत्र से सींचता हूं, यह मुफ्त की खाद है। यह तरीका किसानों को बेहतर पौधा उपजाने में मदद करेगा। नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री, सरकार के पास किसानों की आत्महत्या रोकने का कोई विकल्प नहीं। एकनाथ खड़से, कृषि मंत्री, महाराष्ट्र। इस तरह और भी मेरे पास बहुत लंबे हैं। कृषि मंत्री जो केंद्र के कृषि मंत्री है, उन्होंने जो आत्महत्या के जो कारण लिखित रूप से सवालों के जवाब में जो लोकसभा में दिया वो भी इसी तरह के हैं। वही मेरा कहना है कि किसानों के प्रति ये रवैया, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजनीतिक किसी दल के हों, यदि ये रवैया उनका है तो कहीं ना कहीं वो किसानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। और यदि ये रवैया रहा तो किसानों के हालात में उनका दावा भले ये हो कि वो किसानों के लिए बहुत संवेदनशील हैं या किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम किसी काम का नहीं है जब तक उनकी वास्तविक हालत में वास्तविक खुशहाली किसानों की जिंदगी में नहीं आती है, तब तक वो सारे प्रयास जो हैं कहीं न कहीं कागजी बन के रह जाते हैं। ये अपने आप में दिखता है। बिल्कुल गिरिजा जी, संक्षेप में दीपक जी हम जानना चाहेंगे, ये जो आपके हमने नेताओं के बयान दिए, ये बिल्कुल बयान है, ये दर्ज है, सब जगह है, इसके बारे में संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बहुत काम किया किसानों के लिए, लेकिन जब आपके बड़े नेताओं ने इस तरह बयान देंगे तो उससे क्या किसान के जख्म में मरहम लग पाएगा क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई दुखद घटना होती है, निश्चित तौर पर उस पर संवेदना से सोचने की जरूरत है और कोई भी नेता किसी भी पार्टी के हों उनको पूरी संवेदना के साथ विचार करना चाहिए और कम से कम जब उस वातावरण में दुख व्याप्त है तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं आना चाहिए जिससे जख्मों पर नमक जैसी स्थिति आए। तो ये बयान जो कुछ भी कहे गए हैं निश्चित तौर पर सही नहीं है और नहीं आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कुछ बातें ऐसी जरूर हैं कि हर घटना को ये बता देना कि सरकार की वजह से हुई है, तंत्र की विफलता की वजह से हुई है या किसानों की ऐसी स्थिति की वजह से हुई है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि समाज में जो भी लोग रहते हैं उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बीमारी की समस्याएं होती हैं, दूसरी समस्याएं होती हैं। जब विश्लेषण होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई बातें सामने आती हैं, लेकिन हर घटना को कि साहब वो सूखे की वजह से ऐसा हो गया है, किसान सरकार की विफलता की वजह से ऐसा हो गया, ये हमेशा कहना ठीक नहीं है और उसके पूरे विश्लेषण हो तब इस तरह की कोई बात कही जाए। ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं और मध्य प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोग कृषि पर आश्रित हैं, इक्का दुक्का कोई घटना हुई है, दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए। गिरिजा शंकर जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कोई भी व्यवस्था जो अच्छे काम भी कर रही है उसको 100% परफेक्शन की तरफ जाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी विफलता है तो निश्चित तौर पर हमारी है, लेकिन उसको पूरी सरकार की विफलता करार देना है ठीक नहीं। जी दिनेश जी, चलते चलते मैं जानना चाहूंगा कि जो किसानों की समस्याएं हैं, अब आप कांग्रेस के नहीं किसान नेता के रूप में आप उनके हित के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल एक लाइन में मेरा निवेदन है, जो अभी गिरिजा शंकर जी ने कहा कि हम लोगों को किसानों के लिए काम किसानों करना को चाहिए, संदेश देने के लिए बोल रहा हूं। इधर का तर्क मेरा निवेदन ये है कि दीपक जी से मेरी करवत प्रार्थना हाथ जोड़ के, क्योंकि टीवी पे बैठ के काम नहीं चलता,
मेरी हाथ जोड़ के आप प्रार्थना किसानों है, के लिए हम 4 दिन का मैं उनको समय देता हूं, मेरे साथ मध्य प्रदेश के जिलों में चलें, किसानों से मिलें, हम दोनों साथ दौरा करने तैयार हैं, किसानों की पीड़ा को समझ के उनकी लड़ाई लड़े, क्योंकि हम लोगों के कोई सुनने वाला नहीं, भाजपा सरकार है। हम दीपक जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ वो चलें और मध्य प्रदेश के दौरे पे चलें, किसानों से मिलें, उनकी पीड़ा समझें, उनके न्याय नीतिगत उनके सर्वे कराएं। मैं उनके साथ चलने के लिए 4 दिन का उनको समय दे देता हूं, उनसे प्रार्थना है मेरे साथ चलें मध्य प्रदेश के दौरे पे, जिससे किसानों को हम न्याय दिला सकें। चलिए दिनेश जी, हमारा चूंकि समय समाप्त हो गया, मेरा निवेदन गुजर जी से यह है कि वो अपने नेता अरुण यादव जी को साथ लेकर जाएं उन सारी जगहों पर जो उनकी प्लानिंग में है। हमारी और कोई सुनी नहीं रहा ना, तो सुनिए सर, लोग तो कई जिलों में जा रहे हैं, मुद्दा अलग हो रहा है, समय समाप्त हो गया। पूरी यात्रा के बाद हो सकता है उनके पास कुछ बेहतर सुझाव हो, कुछ सकारात्मक सुझाव हो, तो वो सरकार को दें, सरकार जरूर उनको पूरा करेगी। जी, हमारे साथ चर्चा में दिनेश जी आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपकी स्पष्टवादिता कि आपने स्वीकार किया कि आपके नेताओं ने जो बयान दिए वो उचित नहीं है। धन्यवाद।